माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। When I first entered this August house, I never had even the faintest of the idea that one day I would have the honor of presiding over this house as chairperson. My simple advice is pay attention, don't create tension. This zero hour is not to make allegations and counter allegations. हम लोग एक स्वर से बोले इस हाउस से सामान्य स्थिति लाने के लिए members please do attend the committee's meetings regularly. Repeat, discuss, debate, decide, do not disrupt. Let the government propose, let the opposition if it chooses oppose, let the house dispose. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। देश की जनाकांक्षाओं की प्रतीक भारतीय संसद के प्रभावी कामकाज पर हर नागरिक की निगाह रहती है। इसमें भी जो उच्च सदन यानी राज्यसभा बेहद खास है। आज़ादी के बाद राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तब से अब तक किस तरह के उतार चढ़ाव आए हैं, ख़ास तौर पर पिछले 3 सालों में उच्च सदन कितना बदला है और सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने क्या खास कोशिशें की हैं, उसके क्या नतीजे रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको दिखाएंगे राज्यसभा टीवी के इस खास एपिसोड में। संसद यानी राष्ट्र का सर्वोच्च निकाय। यही राजनीतिक संवाद से देश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की राह निकलती है। राजनीतिक दलों की स्थिति के हिसाब से संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। देश के राजनीतिक क्षितिज पर समय के साथ बदलाव आते रहे। 1989 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा। इस बीच कुछ वर्षों में राज्यसभा के कामकाज में कई उतार चढ़ाव दिखे। बीते 2.5 दशक में लगातार गिरती उत्पादकता और घटती बैठकें दो मुख्य चिंता के बिंदु के तौर पर उभरे। कामकाज के लिए उपलब्ध समय का सदुपयोग सदन में उत्पादकता की माप का पैमाना है। श्री अर्जुन राम मेघवाल। Papers on the table of the house mentioned against my name at serial number 4. इससे अवरोध में कितने समय का नुकसान हुआ, इसका आकलन होता है। राज्यसभा के लिए समय के उपयोग से संबंधित आंकड़े 1978 से उपलब्ध हैं। 2019 तक पिछले 42 वर्षों में सदन की सालाना बैठकों और उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई। सालाना उत्पादकता 1978 से 1989 के दौरान 135% तक थी। इसके बाद केंद्र में गठबंधन सरकार का दौर आया। 1990 से 2004 के दौरान उत्पादकता घटकर 90% तक आ गई। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों के दौर में इसमें और भी गिरावट आई। इस दौरान उत्पादकता घटकर करीब 77% तक आ गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उच्च सदन की औसत सालाना उत्पादकता कम होकर 63% तक पहुंच गई। बीते 2 दशकों के दौरान उच्च सदन की 100% उत्पादकता सिर्फ 2009 में दिखाई दी। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। Papers to be laid on the table, Dr. Harshvardhan. लगातार अवरोधों से राज्यसभा में कई सत्रों में निराशाजनक तस्वीर दिखाई दी। 233वें सत्र की उत्पादकता 58% रही, जो 236वें सत्र में 9% पहुंच गई। अगले सत्र में ये 50% रही। 241वें सत्र में उत्पादकता 18% पर आ गई। मैं एम वेंकैया नायडू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इन्हीं चिंताओं के बीच एम वेंकैया नायडू ने
11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर पदभार संभाला। माननीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, सदन की तरफ से, देशवासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 दशक के लंबे राजनीतिक अनुभव और 3 दशक के संसदीय अनुभवों से संपन्न सभापति के लिए राज्यसभा की स्थिति छिपी नहीं थी। वो 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। वे केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास, शहरी विकास, संसदीय कार्य और सूचना और प्रसारण जैसे अहम मंत्रालयों का दायित्व भी संभाल चुके थे। देश की राजनीति के बदलाव के मुखर साक्षी रहे एम वेंकैया नायडू को इस बात का आभास हो गया था कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके सामने कैसी चुनौतियां हैं और क्या-क्या जन अपेक्षाएं हैं। We may belong to different parties, but our common aim is to strengthen India, to make India stable and strong and prosperous. To see that the fruits of development reach the man in the last line. सभापति के रूप में अपने पहले भाषण में उन्होंने 243वें सत्र के आखिरी दिन एक प्रभावी कम्युनिकेटर के तौर पर खुलकर अपनी चिंताओं को उजागर किया। All that people of our country desires is that the parliament should be the voice of sanity, echoing their concerns and finding solutions to their problems as the best way forward. Over the years, both the House of Parliament have done a reasonably good job, but somehow there is a growing concern, resentment among the people about our functioning. All that is needed is an attitude of give and take on the part of both sides. This is possible through strategizing for effective functioning of the House rather than for its disruption. This needs an enlightened approach on the part of all concerned. I always say, let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. Either way, this way or that way. That is the way forward. Unfortunately, obstruction and disruption of the proceedings is increasingly being chosen as the first parliamentary option. I don't want to dwell on that, but countrymen are getting disillusioned sometimes. When they see, because the live coverage is there, when they see what is happening, they get disillusioned. We must understand their feelings. And now, we are in an aspirational India, India that is moving forward. The younger generation are taking more and more interest in the public affairs of the country. Keeping that in mind, their aspirations, we must live up to their expectations. सभापति एम वेंकैया नायडू अपेक्षित बदलाव के लिए सभी हितधारकों के साथ संवाद और सहयोग के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने खुद ये लक्ष्य तय किया है कि राज्यसभा और उसके दायरे में आने वाली संसदीय समितियों के कामकाज, प्रक्रिया और सचिवालय की भूमिका को और बेहतर बनाना होगा। सामान्य दौर हो या परीक्षा की घड़ी, विभिन्न दलों के नेताओं के साथ उनका सतत संवाद और पुराना संबंध कारगर रहा। राज्यसभा के नेताओं और सांसदों के साथ सामूहिक तौर पर या निजी संवाद के साथ सदन के पहले नियमित बैठकों ने सकारात्मक भूमिका निभाई। इसमें फोकस और मकसद दोनों समान रखा। अनुशासन प्रिय और नियमों के पालन में सख्त सभापति के लिए सदन में सभी एक समान हैं, ये कई उदाहरणों से सबकी समझ में आ गया। कई मौकों पर मंत्रियों को भी सभापति ने उनके नाम के आगे दर्ज बिजनेस के मामले में समय पर आने का आगाह किया। सदन में जिनको मौजूद रहना था, बिना अनुमति गैर मौजूदगी पर भी सभापति ने सख्ती दिखाई। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू बार बार सदन के सुचारू संचालन को लेकर अपनी चिंताओं से अवगत कराते रहे। कठिन से कठिन हालात में भी वो आशावान बने रहे। जब एक सत्र के दौरान उच्च सदन में अवरोधों के नाते कामकाज बुरी तरह प्रभावित रहा तो उस सत्र के आखिरी दिन सभापति ने सभी सदस्यों से अपील की कि वो उच्च सदन के सदस्य के रूप में अन्य लोगों के लिए उदाहरण पेश करें।
It's time for all sections of the House to evolve a collective consciousness to enable effective functioning of the House, further to deep introspection to prevent any further damage to the standing of this august House, which is also known as the House of Elders. Elders are usually expected to show the way to others. This was the earnest hope with which I began this session. The optimist tells me, even now, not to lose the hope and instead wait for a turnaround. I only hope that this would sooner than later will happen. No longish reply is required. Point up to the point. You may have so much information that you can use as there is a discussion on demands of ministries. सभापति एम वेंकैया नायडू की तरफ से सदन के सभी वर्गों के साथ संवाद और प्रेरित करने के बावजूद अपेक्षित नतीजे सामने नहीं आ पा रहे थे। सभापति के तौर पर 244वां सत्र एम वेंकैया नायडू के लिए पहला पूर्ण सत्र था। इसकी कुल उत्पादकता 58.80% रही, लेकिन अगले सत्र में तो कुल उपलब्ध समय का महज 28.90% ही उपयोग हो सका। हालांकि 246वें सत्र में सदन की उत्पादकता बढ़कर 73% बढ़ गई, लेकिन इसके बाद देश चुनावी मोड में आ गया था। लोकसभा चुनाव करीब थे। राजनीतिक तापमान बढ़ने के बीच दिसंबर 2018 में हुए 247वें सत्र की उत्पादकता 27.30% रही। आम चुनाव के ठीक पहले 2019 की शुरुआत में हुए 248वें सत्र के दौरान तो उत्पादकता महज 6.80% रह गई। लेकिन इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद सभापति एम वेंकैया नायडू का सकारात्मक प्रयास जारी रहा। वो सदन में सभी पक्षों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों की याद दिलाते रहे। सदन सुचारू रूप से नहीं चलने के नतीजे क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी सभापति बार बार आगाह करते रहे। ये कहकर उन्होंने सांसदों को प्रेरित किया कि अच्छा काम कभी भी किया जा सकता है, नया अध्याय लिखने में कभी देर नहीं होती। We should all take care of the perception that is going, and we must see to it that in the coming days that we improve our performance. I can only say obstruction of proceedings cannot be allowed to emerge as the preferred form of parliamentary democracy. Our nation has just entered the 70th year of republic. Legislature and the honourable members should discharge their noble responsibilities. As House of Elders, we need to lead by example. This is a privilege that the people bestowed on you. The expectations are very high. Our responsibilities are onerous. We can ill afford to regret our last opportunities we had. We must script a new chapter next time we meet, a new chapter which we can all be proud in the coming days. उच्च सदन में कई उतार चढ़ाव के बावजूद सभापति का रुख सकारात्मक बना रहा। उनकी मेहनत और दृढ़ता आखिर रंग ले आई। बहुत से राजनीतिक पंडितों को यह देखकर हैरानी हुई कि 249वें सत्र के दौरान राज्यसभा में उत्पादकता 100% तक पहुंच गई और ये अपने आप में बहुत ही शानदार और उल्लेखनीय उपलब्धियों वाला सत्र साबित हुआ। विधायी कामकाज के हिसाब से 249वां सत्र बीते 17 वर्षों का सबसे अच्छा सत्र साबित हुआ, जिसमें 32 विधेयक पारित हुए। ये सत्र समय के उपयोग के लिहाज से 11 वर्षों का सबसे बेहतरीन सत्र रहा। पिछले 14 वर्षों में ये सत्र सबसे लंबा रहा, जिसमें 35 बैठकें हुईं। 151 तारांकित सवालों के मौखिक जवाब दिए गए, जो बीते 14 वर्षों का कीर्तिमान है। इस दौरान 326 शून्यकाल उल्लेख हुए, जो 20 साल में सबसे अधिक रहा। Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Leader of the House Sri Tawarchand Gehlot ji, Honorable Leader of the Opposition Sri Ghulam Nabi Azad ji, leaders of various political parties, and honorable members. As the 249th session of Rajya Sabha concludes today, as the chairman of this august House, I vow to you all and the people of the country a brief account of the performance of the House over the last 35 sittings. कठिन श्रम और सकारात्मक रुख का परिणाम दिखने लगा। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस बदलाव के लिए पूरे सदन को श्रेय दिया, उनकी सराहना भी की। साथ ही ये सुझाव भी दिया कि सदन के सुचारू संचालन के लिए इसे ही स्थायी स्वरूप बना लें। I am glad that my optimism has come true during this session. With great pleasure, I have a turnaround story to report to you all and to you through the people of the country who have been patiently waiting for such a turnaround in the form of functional
House breaking from the disruptive past. I compliment all the sections of the House for correctively scripting this change. On the table, Sri Anurag Singh Thakur. With your permission, I rise to lay on the table, under subsection 1 of section 8 of the Customs Tariff Act 1975 pertaining to the Ministry of Finance. राज्यसभा ने 2019 में हुए 249वें सत्र के दौरान 105% उत्पादकता के साथ एक नया इतिहास रचा। ये पिछले 5 वर्षों में सबसे अच्छा सत्र रहा, लेकिन सभापति इससे भी लंबी लकीर खींचने के लिए सांसदों को प्रेरित करते रहे। उनकी मंशा थी कि ये तस्वीर स्थायी भाव बने। When every honorable member who spoke with a lot of passion, a lot of positivity. माननीय सभापति जी। Papers to be laid on the table. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi showing the bills passed by the Houses of Parliament. नवंबर 2019 के दौरान हुए ऐतिहासिक 250वें सत्र को मील का पत्थर बनाने को लेकर लोगों के दिलों में कुछ आशंकाएं थीं। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू के लिए ये विरल अवसर था। Special discussion on the role of Rajya Sabha in Indian polity and the way forward. 4 hours. सत्र के पहले दिन भारतीय शासन व्यवस्था में राज्यसभा की भूमिका और सुधारों की आवश्यकता विषय पर चर्चा शुरू होते ही सभापति ने कुछ ठोस बातें रखी। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरने के लिए सभी सदस्यों से सामूहिक तौर से काम करने की जरूरत पर बल दिया। Rajya Sabha came into being after extensive deliberations by the Constituent Assembly over the need for a second chamber of parliament. Some opposed it and others supported it, and in the process of that debate, the role and mandate of this august House was well defined. The honorable members of this august institution should enrich the proceedings of the House with enlightened discussions and debates by bringing into play their wisdom, knowledge, and expertise, and by presenting different perspectives on any issue under the consideration of the House. 250वें सत्र के मौके पर हुई विशेष चर्चा में सभा के बेहतर कामकाज के लिए सभापति को 80 सुझाव मिले। इन पर सभापति ने विचार का आश्वासन दिया और इसे जमीन पर उतारने के लिए प्रक्रिया भी आरंभ की। इसी दौरान संसद के केंद्रीय कक्ष में भी एक खास समारोह हुआ। संविधान के 70 साल के खास मौके के साथ राज्यसभा का 250वां सत्र और यादगार बना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इसे संबोधित किया। राज्यसभा के 250वें सत्र पर डाक टिकट और विशेष स्मारक सिक्का भी जारी हुआ। दो सदनों वाली हमारी संसदीय प्रणाली के औचित्य को साबित करेगी। सभापति एम वेंकैया नायडू अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए गए परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उद्धरण को दोहराते हैं। एक सुधारक के तौर पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री के सरल और प्रभावी संदेश के जरिए सदन को बेहतर बनाने के लिए तेजी से अमल में लाने का प्रयास किया। एक टिकाऊ बदलाव के लिए उन्होंने सुधार का एजेंडा सामने रखा और इसके लिए सांसदों से आग्रह भी किया। सभापति ने सदन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के मकसद से 10 अहम सुझाव दिए। इनमें सदन में बैठकों के लिए दिनों की पर्याप्तता, मौजूदा नियमावली की उपयुक्तता और सदस्यों के विचारों को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध प्रावधानों की प्रभावकारिता शामिल है। इसके अलावा सदन में मौजूदा प्रक्रियाओं का पर्याप्त अनुसरण, चर्चाओं में सदस्यों के लिए न्यायोचित और व्यापक भागीदारी के मानदंड और सदन में ऐसे लोगों का भेजा जाना सुनिश्चित हो जिनमें योग्यता और सही पृष्ठभूमि हो शामिल हैं। सभापति के सुझाव में सदन के सुचारू क्रियाकलाप के लिए
प्रक्रिया संबंधी नियमों का अनुपालन और सदस्यों का आत्म अनुशासन सुनिश्चित होना और सदस्यों को उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं में सुधार भी शामिल है। साथ ही सदन विभाग संबंधी स्थायी समितियों और दूसरी समितियों की बैठकों के दौरान सदस्यों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित हो, सदस्यों के क्रियाकलाप में सुधार लाने और सदन की प्रक्रियाओं को जीवंत बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई जानी चाहिए। ये भी उनके सुझाव में शामिल है। राज्यसभा के 249वें सत्र ने कामकाज की नई लकीर खींच दी थी। राज्यसभा ने 249 सत्र के ढंग और ढर्रे के लिहाज से अपने को अलग साबित किया, लेकिन इसके बाद ये सवाल अपनी जगह कायम था कि क्या ऐसी तस्वीर फिर दोहराई जा सकेगी। ऐतिहासिक 250वें सत्र ने इस सवाल का जवाब दिया। इस सत्र के दौरान करीब 100% उत्पादकता रही। छोटी अवधि में 15 विधेयक पारित हुए। सरकारी विधेयकों पर करीब 46% समय के उपयोग का रिकॉर्ड बना। औसतन 9.5 सवालों के जवाब रोज मौखिक दिए गए। 49 वर्षों में सबसे ज्यादा रहा। सामान्य ट्रेंड 4 से 5 मौखिक जवाब का रहा है। रिकॉर्ड 14 प्रतिदिन के हिसाब से 199 शून्यकाल उल्लेख हुए। ये पिछले 9 वर्षों में सबसे अच्छा था। 7 प्रतिदिन के हिसाब से 115 विशेष उल्लेख हुए। बीते सत्र में प्रतिदिन के हिसाब से 5.5 विशेष उल्लेख हुए थे। बीते कई वर्षों में ये पहला मौका था जब राज्यसभा में लगातार 249वें और 250वें सत्र के दौरान 100% उत्पादकता रही। इससे ये साबित होता है कि 249वां सत्र से बदलाव की नई राह खुल गई। सभापति के तौर पर एम वेंकैया नायडू ने सभा संचालन में नए आयाम बनाए। Of all, you are collectively studying this and the ship of Rajya Sabha, which has been sailing through stormy waters for some time now, by sustaining the positive spirit of the highly productive last session. While the last session recorded productivity of 104% by availing more than the available time for transacting the business, this session too clocked almost around 100% productivity. This is perhaps for the first time that this House recorded 100% productivity for 2 successive sessions. For me, this is a certain proof of this shift being studied, and all of you deserve credit for the same. उच्च सदन यानी राज्यसभा के प्रमुख दायित्वों में विधायी मामले, पर्यवेक्षण और वाद संवाद के रास्ते निकालना है। लोकसभा के साथ मिलकर ये कानून बनाता है। वहीं प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अल्पकालिक चर्चा जैसे माध्यमों की मदद से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित होती है। देश और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दों को सदन में वाद विवाद के माध्यम से उठाया जाता है। बीते वर्षों में अवरोधों के चलते पर्यवेक्षण से जुड़े कामों में जो समय लगना था, उसमें गिरावट आई। सभापति एम वेंकैया नायडू इस स्थिति को लेकर काफी चिंतित रहे। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वो वाद संवाद से जुड़े मसलों में अधिक रुचि लें, ताकि आम जनता और सदन के बीच बेहतर जुड़ाव हो सके। बीते 3 वर्षों में अवरोधों के बावजूद राज्यसभा में विधायी प्रस्तावों और प्रमुख मुद्दों को लेकर कुछ बेहद उच्च गुणवत्ता की चर्चाएं हुई। इससे सदन के विभिन्न पक्षों ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अहम तथ्य रखे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बैंक बेंचर्स कहे जाने वाले छोटे दलों के प्रतिनिधियों को भी ऐसी चर्चाओं में अपनी बात कहने का मौका दिया। ऐसे सदस्यों को भी चर्चा में शामिल होने का मौका सभापति ने दिया जिनका नाम उनके दलों ने नहीं दिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि पिछले 3 वर्षों में चर्चाओं यानी वाद संवाद में सदन के कुल समय का अधिकतम 36% तक मिलना संभव हुआ। पहले का आंकड़ा देखें तो ये केवल 28% तक सीमित था। तो ये सारे तथ्य और आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से सभापति राज्यसभा के प्रयासों से धीरे धीरे उच्च सदन में व्यापक बदलाव दिखने लगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि राज्यसभा की कार्यप्रणाली में विविधता लाने के लिए और विभिन्न सोपानों पर सभापति राज्यसभा ने क्या कोशिशें की और उससे क्या तस्वीर बदली।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सभापति राज्यसभा के 3 साल के कार्यकाल पर हमारी विशेष पेशकश। आपने पिछले हिस्सों में देखा कि किस तरह से सभापति राज्यसभा के प्रयासों से कई तरह के मील के पत्थर स्थापित हुए, नए मानक बने, साथ ही साथ कई तरह के बदलाव आए। आगे हम आपको दिखाएंगे कि सभापति राज्यसभा की क्या ऐसी कोशिशें रहीं जिनके नाते राज्यसभा में न केवल चर्चाओं का स्तर सुधरा, कामकाज बेहतर हुआ, विधायी कामकाज बेहतर हुआ और कई ऐसे नए मानक गढ़े गए। राज्यसभा यूं तो 68 साल पहले अस्तित्व में आई, लेकिन उसके कामकाज की पड़ताल या विश्लेषण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठे। सभापति बनने के बाद एम वेंकैया नायडू ने कुछ दिग्गजों और मीडिया से जुड़े लोगों से 1952 के बाद संसद और उच्च सदन से पारित विधेयकों के बारे में पड़ताल की, तो उनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। ऐसे अहम मुद्दे पर भी तथ्यात्मक ज्ञान के अभाव पर उनको चिंता हुई। सभापति ने राज्यसभा के इतिहास में पहली बार इस पर विस्तृत रिसर्च के लिए निर्देश दिया। इससे कुछ बातें सामने निकल कर आईं। 13 मई 1952 की पहली बैठक से उच्च सदन की अब तक 5494 बैठकें हुईं। अब तक 5000 से अधिक विधेयक पारित हुए। बीते 25 वर्षों में उत्पादकता में गिरावट आई। राजनीतिक संरचना और सदन की उत्पादकता के बीच संबंध मिला। पिछले 68 वर्षों में 39 साल तक राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा है। बढ़ते अवरोधों के कारण राज्यसभा के पर्यवेक्षक दायित्वों के समय में कमी आई। बीते 3 वर्षों में वाद विवाद में लगने वाले समय में काफी हद तक बढ़ोतरी हुई। संसदीय समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति को बढ़ाने की जरूरत है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के सुचारू संचालन के साथ राज्यसभा के तहत आने वाली 8 विभाग संबंधी स्थायी समितियों पर भी खास निगाह रखी। 1993 में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की प्रणाली आरंभ हुई थी। हर समिति में राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं। 8 विभाग संबंधी समिति का नेतृत्व उच्च सदन के सदस्य के पास रहता है। ऐसी ही 16 अन्य समितियां लोकसभा के तहत आती हैं। संसद की ओर से ये समितियां उनको सौंपे गए विधेयकों की विस्तार से पड़ताल करती है। बजट पेश होने के बाद हर साल ये विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदान मांगों का विस्तार से परीक्षण करती हैं। ये समितियां समय समय पर विभिन्न नीतिगत मुद्दों की भी पड़ताल करती हैं। इसी नाते इनको मिनी संसद कहा जाता है। लेकिन 1993 के बाद इनके कामकाज की कभी पड़ताल नहीं हुई थी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीते साल पहली बार इनकी समीक्षा का निर्देश दिया। सदस्यों की कम उपस्थिति और अपेक्षित कोरम न होने के बाद बैठक होने के बावजूद सीमित बैठकों जैसे मुद्दे पर सभापति ने 5 नवंबर 2019 को समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में चिंता जताई। उन्होंने खुलकर मन की बात कही और स्थिति को सुधारने के लिए कई अहम सुझाव दिए। इसी साल मार्च महीने में संसदीय समितियों के कामकाज की दूसरी बार समीक्षा की गई। सभापति ने एक अभिनव पहल के साथ राज्यसभा के उन सदस्यों का नाम लेकर प्रेरित किया जिन्होंने सभी समितियों की बैठकों में अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी। सभापति की ओर से की गई इस अभिनव पहल, प्रोत्साहन और प्रेरणा का साफ असर दिखा। संसदीय समितियों में व्यापक बदलाव नजर आने लगा। 2019-20 में राज्यसभा की 8 विभाग संबंधी स्थायी समितियों की 98 बैठकों में उपस्थिति 50.73% हुई। पहली बार 50% का आंकड़ा पार हुआ। 2018-19 में समिति की बैठकों में उपस्थिति 37.52% और 2017-18 में 44.87% रही थी। बगैर कोरम के हो रही बैठकों की संख्या 2019-20 में 10% रह गई। ये बीते 2 वर्षों में 39% और 11% थी।
सभापति का मानना है कि किसी विधेयक के मामले में राज्यसभा लोकसभा से असहमति रख सकती है। Subject to correction, ayes 125, noes 61, abstain 1. The motion is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the titles are adopted. लेकिन उच्च सदन विधायी मामलों में देश के कायाकल्प के लिए कानून बनाने में हमेशा से रचनात्मक भागीदार रहा है। This house has certain unique features and functions, and important of them being the voice of the states in our federal framework of governance. Except in the case of money bills, both the House of Parliament have equal powers. Rajya Sabha have the right and responsibility of differing with the legislative proposals passed by the Lok Sabha, if required. But the record proves that this august House has been performing its responsibility. राज्यसभा की रचनात्मक भूमिका इससे प्रमाणित होती है कि बीते 3 वर्षों में एम वेंकैया नायडू के सभापति काल में 93 विधेयक पारित हुए। इनमें से कुछ बेहद अहम विधेयक शामिल हैं। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. जीएसटी संशोधन विधेयक, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन विधेयक, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मोटर वाहन संशोधन विधेयक, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों अधिकारों का संरक्षण विधेयक, 3 तलाक से जुड़ा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। संसदीय संस्थाओं के प्रभावी संचालन के पैरोकार सभापति एम वेंकैया नायडू हमेशा भविष्य के विजन को आगे लेकर चलते हैं। युवा सांसदों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में वो गहरी दिलचस्पी लेते हैं। सदन में चर्चाओं के दौरान वो उनकी बातों को गहराई से सुनते हैं और उनसे संवाद कर जरूरी सलाह मशवरा भी देते हैं। उनके इस नजरिए को हाल में तब देखा गया जब 24 जुलाई को उन्होंने सदन में पहली बार चुनकर आए डॉक्टर सस्मित पात्रा को 6 उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया। अभी भी अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट इन जयपुर, जो कि डॉक्टर सस्मित पात्रा को उच्च सदन में आए 1 साल से कुछ अधिक समय हुआ है। श्री डॉक्टर एल हनुमंतैया 2 साल पहले कर्नाटक से पहली बार सांसद बने डॉक्टर एल हनुमंतैया को भी उन्होंने ये दायित्व दिया। Sir, despite proposals for 82,570 crores, इससे पहले पहली बार सांसद बनी कहकशां परवीन को भी सभापति ने उपाध्यक्षा के पैनल में शामिल किया था। माननीय सभापति जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज पहला मौका मुझे मिला है और मैं आप लोगों का सहयोग भी चाहती हूँ। दूरदर्शी एम वेंकैया नायडू वर्चुअल संसद को भी लेकर काफी उत्सुक हैं। कोरोना संकट के बाद पैदा हुई परिस्थितियों और बाधाओं के साथ देश में तकनीकी कौशल को देखकर सभापति ने कई तथ्यों का आकलन किया है। दोनों सदनों के महासचिवों के साथ एनआईसी के शीर्ष अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। सभापति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ विचार विमर्श करके कमेटियों की बैठकों को फिर से शुरू करने और आगामी मानसून सत्र के लिए जरूरी प्रोटोकॉल लागू करने को कहा है। तो इस तरह आपने देखा कि अगस्त 2017 में सभापति एम वेंकैया नायडू के नेतृत्व के बाद उच्च सदन में तमाम उल्लेखनीय घटनाएं हुई हैं और साथ ही साथ अभिनव प्रयासों के चलते तमाम ऐसी पहल हुई है, तमाम ऐसे आधुनिकीकरण की योजनाएं बनी हैं जिसने उच्च सदन के चेहरे को बदला है। ये बदलाव लगातार जारी है और उच्च सदन ने भाषाई विविधता से लेकर के तमाम मोर्चों पर ऐसा काम किया है जिसकी कॉपी या नकल तमाम विधायी निकाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे जो न केवल संसद की उत्पादकता बढ़ी है बल्कि स्थायी समितियों के कामकाज में भी बहुत मौलिक बदलाव या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और ख़ास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।